हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। सो हम मतलब कि इस यूट्यूब के ऊपर किस से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम कोडिंग से रिलेटेड या टेक डिपार्टमेंट से रिलेटेड या ट्यूटोरियल बेस भी लर्निंग हो सकता है या प्रोजेक्ट बेस भी लर्निंग हो सकता है। मतलब कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है या कोडिंग समझ सकते हैं, हम उसी से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करेंगे। या तो वो एआई से भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का कुछ कंटेंट हम अपलोड करेंगे इस यूट्यूब के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि इस सीरीज के अंदर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज कितना दिन कंटिन्यू चलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज के अंदर जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे उसका नाम है शॉप मार्ट, ठीक है। ये वीडियो नंबर 1 है, इसलिए हमने वीडियो #01 लगाया है, ठीक है। अब ये जो आज का वीडियो का कंटेंट है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम यहाँ पे क्रिएट किए, इसको देखते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू समझेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद टेक स्टैक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेटअप के बारे में समझेंगे। उसके बाद की फीचर्स क्या क्या इम्प्लीमेंट हम करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक गिटहब रेपो का सेटअप करके उसके ऊपर गिट कोड को पुश करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए हमको। मतलब कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो वो आप ही लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे अच्छे कंटेंट बना के अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि उससे आपको पता चल जाए कि वीडियो के अंदर क्वालिटी, कंटेंट का जो क्वालिटी है वो किस तरह है, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर क्या क्रिएट करने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है उसको बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट हम लिखे हैं कंप्लीट क्रिएट करेंगे, कंप्लीट बिल्ड इन टू एंड प्रोजेक्ट। एक जो नॉर्मल वेबसाइट होती है ना, जिसके अंदर फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है, वो कैसे काम करता है और कैसे आप फ्रंट एंड से बैक एंड में कनेक्ट होते हो और कैसे वो इंटरेक्ट होके आपस में मतलब कि डाटा को शेयर करके और काम करता है, उसको पूरा हम इस वीडियो के अंदर मतलब इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आप इस सीरीज को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और क्या बिल्ड करने वाले हैं यहाँ पे हम लिखे हैं व्हाट बिल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर ऑथेंटिकेशन के सिस्टम को समझेंगे और ऑथराइजेशन का भी कंसेप्ट होता है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट कैटलॉग का सिस्टम समझेंगे। अब ये प्रोडक्ट कैटलॉग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग किए होगे तो वहां पे सर्च का और फिल्टर का कंसेप्ट आती है, तो आप सर्च भी कर सकते हो और फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसी तरह का फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद शॉपिंग कार्ट का जो फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि हम मतलब कि शॉपिंग करते हैं तो वहां पे कार्ड में कई आइटम को सेव करके बाय करते हैं और अपने ऑर्डर को ट्रैक करते हैं ना, उस तरह का हम फंक्शनैलिटी को भी बिल्ड करेंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट वाला जो अभी हम आपको बताएं, उसके बाद एडमिन पैनल को भी हम मतलब कि ऐड करेंगे। जैसे कि एक वेबसाइट होती है तो उसका जो एक एडमिन पैनल होता है और उसके ऊपर दो यूजर होती है, एक सेलर अकाउंट होता है, मतलब एक होस्ट होती है और एक यूजर होता है। तो उसी तरह ई कॉमर्स का जो वेबसाइट होता है उस पे 3 तरह का यूजर होता है। एक तो एडमिन होता है, ठीक है। वो एडमिन सबका एक्सेस रखता है। लाइक अगर आप सेलर हो तो उसका भी एक्सेस एडमिन ही रखेगा, अगर आप बायर हो तो उसका भी एक्सेस एडमिन रख सकता है। मतलब वो पूरा डाटा देख सकता है कि मेरा कहाँ पे मतलब कितना यूजर है और कितना एक्टिव यूजर है और कितना मतलब कि मेरा वेबसाइट पर यूजर का इनकमिंग और आउटगोइंग का जो है ना वो सब देख सकता है, ठीक है। तो उसका भी हम मतलब कि देखेंगे कैसे देखता है ग्राफ के थ्रू, वो सब इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पेमेंट इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। आगे बात करेंगे कि कौन सा पेमेंट इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, इसी वीडियो के अंदर अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसको फुल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। जैसे कि आपके पास अगर एक लैपटॉप है तो उसके अंदर इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, और उसको फोन के अंदर ओपन करोगे तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। और उसके बाद अगर आप टैब के अंदर ओपन करते हो तो उसके अंदर जो फॉर्मेट होती है वो किस तरह होती है, मतलब कि लार्ज, स्मॉल और मीडियम स्क्रीन जो होता है ना,
तो उसको आप कैसे ओपन कर सकते हो उसी के बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे और फुल इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। तो नाउ डिस्कस अबाउट टेक स्टैक। तो यहाँ पे हम उस टेक स्टैक को ऐड करके पहले से रखे थे, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम पहले से ही लिख के रख के और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आने वाला जो अगला सीरीज है ना उसके अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे और इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। आप पूछोगे जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज करो, देखो जो भी एक बिगिनर लेवल से अपना मतलब कि वेब डेवलपमेंट का जर्नी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जर्नी स्टार्ट करोगे ना, तो आप जावा स्क्रिप्ट यूज करके या पाइथन का यूज करके आप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा एक सिंपल सा लैंग्वेज है। इसके अंदर ज्यादातर सिंटैक्स का जो लोचा होता है ना वो समझ मतलब कि दिखाई नहीं देता है, इसमें आप इजिली रन करा सकते हो कोड को। ठीक है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको टाइप बताना पड़ेगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले सीरीज के अंदर। अभी फिलहाल के लिए जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर यूज करेंगे। और फ्रंट एंड के लिए जो फ्रेमवर्क यूज करेंगे या आप एज ए लाइब्रेरी बोल सकते हो, तो हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे रिएक्ट जेएस। ठीक है, और आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप चाहे तो कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, लेकिन हम रिडक्स टूलकिट का यूज करेंगे क्योंकि 2025 चल रहा है। इसके अंदर ज्यादातर प्रेफर जो होता है ना, आप बहुत सारे जॉब पोर्टल पे अप्लाई करके देखोगे तो वहां पे रिडक्स टूलकिट के लिए आएगी कंसेप्ट, रिएक्ट आएगी फ्रंट एंड रोल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम टेलविन सीएसएस यूज करेंगे फॉर स्टाइलिंग। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको वेबसाइट को स्टाइल करना है तो आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं, लेकिन आजकल जो मतलब चल रहा है ना वो बहुत ज्यादा टेलविन सीएसएस का यूज करके स्टाइलिंग किया जाता है। एक जमाना था जब बूट स्ट्रैप का यूज करके स्टाइलिंग किया जाता था, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे। देखना कितना लाइफ आसान होती है टेलविन सीएसएस का यूज करके स्टाइलिंग करना। ठीक है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे यूआई कंपोनेंट्स को भी इंटीग्रेट करेंगे। लाइक अगर आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगा रहे हो तो कलर के एक प्रोवाइड करती है, ऑथ भी प्रोवाइड करती है, फायरबेस का भी प्रोवाइड करता है। तो ये सब कैसे इंप्लीमेंट होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कार्ड कंपोनेंट क्रिएट करना है तो किसी वेबसाइट के जैसे कि साइट सीएन का एक वेबसाइट है वहां से आप कार्ड कंपोनेंट को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। बैकएंड के अंदर मतलब कि हम यूज करेंगे नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। अब नोड जेएस क्या होता है, रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। एक्सप्रेस जेएस क्या है, नोड जेएस को यूज कर एक्सप्रेस जेएस का यूज करके हम एचटीटीपी जो होता है ना एंड पॉइंट उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डाटाबेस के लिए हम मोंगोडीबी का यूज कर सकते हैं विथ मंगूज। उसके बाद हम पेमेंट इंटीग्रेशन करेंगे रेजर पे का यूज करके। रेजर पे का इंटीग्रेशन करेंगे अपने वेबसाइट के अंदर। ओके, उसके बाद फाइल स्टोरेज हो गया। लाइक अगर आपको इमेज अपलोड करना है तो उसके लिए हम क्लाउडिनरी का यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे आप इमेज को अपलोड करके अपने वेबसाइट के अंदर यूआरएल यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉय करेंगे प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड में वर्सेल का यूज करके। अगर आपके पास कस्टम डोमेन है तो वहां पे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, वो भी बताएंगे। उसके बाद रेलवे एंड रेंडर पे बैकएंड का कोड को हम डिप्लॉय करेंगे। ठीक, तो ये छोटा सा ओवरव्यू दिया हमने आपको टेक स्टैक के बारे में। ठीक है, ऑल राइट, नाउ सेटअप करते हैं अब इस प्रोजेक्ट को कि हम कैसे मतलब कि कोड करेंगे। तो इसमें देखो कोई भी आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसके अंदर दो साइट होता है, एक फ्रंट एंड का साइट होता है, एक बैक एंड का साइट होता है। तो वो कैसे सेटअप होता है उसको अभी हम करके आपको बताते हैं। ठीक है, सो ऑलराइट, हम कोड करने के लिए VS कोड का यूज करेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी कोड एडिटर का यूज कर सकते हो, लेकिन हम VS कोड का यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमने VS कोड के अंदर एक शॉप्स मार्ट का मतलब कि एक फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं और इसी के अंदर हम दो फोल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला फोल्डर का नाम देंगे, राइट, यहाँ पे हमने दो फोल्डर क्रिएट किया। एक फोल्डर का नाम दिया बैकएंड और सेकंड फोल्डर का नाम दिया फ्रंट एंड। तो अभी हम फिलहाल बैकएंड का सेटअप करते हैं। जब फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे ना कोड करना, यूआई क्रिएट करना जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम फ्रंट एंड के अंदर भी सेटअप करेंगे। फिलहाल हम बैकएंड को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। तो मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। ये VS कोड का टर्मिनल है, चाहे तो आप अपने टर्मिनल से भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम VS कोड का टर्मिनल से यूज करेंगे। यहाँ से आसानी होती है फाइल को ट्रैक करने में। ठीक है, तो हम यहाँ से CD करके बैकएंड के अंदर जा सकते हैं। हमने अभी फिलहाल बैकएंड के अंदर गया, उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे। देखो आपको ये जो हम कमांड अभी रन कराएंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सिस्टम के अंदर नोड इंस्टॉल होना चाहिए। जब आप इस तरह नोड लिख के क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरह शो होगा, जैसे कि वेलकम नोड वर्जन मेरे अंदर 22.17.1 आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरह कुछ आ रहा है। तो अभी हमको एग्जिस्ट करना है, तो हम यहाँ से एग्जिस्ट लिखेंगे और एंटर मारेंगे, तो हम यहाँ से एग्जिस्ट नहीं हुए। अब आप नोड इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ पे आपको npm भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm के लिए आप npm i करके इंस्टॉल कर सकते हो। आप पहले से ही इंस्टॉल करके रखे होगे, ये सब मेक श्योर करता हूँ, ठीक है। तो ये सेटअप छोटा सा था। अब हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या करना है, वो npm init -y करोगे। अब इससे क्या होगा कि पैकेज डॉट जेसन जो फाइल होती है वो आपके फोल्डर मतलब कि बैकएंड फोल्डर के अंदर आ गया। ये पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, इसके अंदर जितना भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे वो इसी के अंदर आके स्टोर होगा। ये एक स्क्रिप्ट टैग है। इसके अंदर हम फिलहाल डेव के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं नोडमोन, ठीक है। नोडमोन का यूज करके हम अपने फोल्डर को मतलब कि रन कराएंगे। और सारा भी स्क्रिप्ट आती है, आप चाहो तो स्टार्ट को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो होता है कमांड एक शायद नहीं होता है इसके अंदर। हमने दो फिलहाल के लिए हम दो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ऐड कर दिए, एक डेव को ऐड किए और एक स्टार्ट को ऐड किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से क्लियर किया, उसके बाद npm इंस्टॉल करेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमने npm को इंस्टॉल कर लिया। npm जैसे इंस्टॉल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन भी एक फोल्डर आ गया, ठीक है। अब इतना आने के बाद, ठीक है, सो देखो अभी तक हमने क्या किया कि एक npm init -y किया, उसके बाद एक npm इंस्टॉल किया, ठीक है। अब देखो अगला जो डिपेंडेंसी है ना, npm पैकेज होता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, देन एक एक करके आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, जो हमको npm पैकेज इंस्टॉल करना था उसको हम यहाँ पे सबको लिख दिए, जैसे कि स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि क्या क्या इंस्टॉल करना था। जैसे कि सबसे पहले हमको एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करना है, किस लिए, क्योंकि हमको http एंड पॉइंट क्रिएट करना है, यानी कि वो जो कॉल होता है ना करंट ऑपरेशन, जैसे कि पोस्ट मेथड हो गया, गेट मेथड हो गया, या अपडेट करना तो उसके लिए पुट मेथड, तो सब क्रिएट करने के लिए हम एक्सप्रेस का यूज करके क्रिएट करेंगे। उसके बाद मोंगोज को इंस्टॉल करना है, इसको इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि हमको डाटाबेस से कनेक्ट करना है और मॉडल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम मोंगोज का यूज कर रहे हैं, मोंगोडीबी का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मोंगोज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद .env भी है। .env का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी डाटा फेच करना है इन द फाइल ऑफ .env, तो उसके लिए आपको अगर डाटाबेस का यूआरएल एक्सेस करना है तो उसके लिए .process.env और डॉट आपका mongodb यूआरएल लिखोगे, तो उसके लिए हम अभी बताएंगे कैसे होता है। और उसके बाद bcrypt.js का यूज कर रहे हैं और कोर्स का भी यूज करें, यहाँ पे कुकी पार्सल का यूज करें और उसके बाद मल्टर का यूज करें बिकॉज हमको फाइल अपलोड करना है। उसके बाद क्लाउडिनरी का यूज करना है, वहां पे हमको फाइल अपलोड करेंगे। और ज़्यादा जो npm पैकेज का जरूरत पड़ेगी तो आगे हम उसको इंस्टॉल करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना इंस्टॉल करते हैं, इंटर मारेंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि हम अभी आपको बताते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे करके जो जो इंस्टॉल होते जाएगा वो यहाँ पे ऐड होते जाएगा, ठीक है। देखो अभी थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो जो डिपेंडेंसी ऐड किए थे वो यहाँ पे ऐड हो गया डिपेंडेंसी के अंदर। देख सकते हो bcrypt.js इंस्टॉल हो गया जो कि वर्जन है 3.0.2, ठीक है। उसी तरह क्लाउडिनरी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, कुकीज पार्सर भी इंस्टॉल हो गया, सबका वर्जन साइड में दिखाई दे रहा है आपको। कुकर कोर्स हो गया, .env हो गया, उसी तरह यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप नोड मॉड्यूल्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा इंस्टॉल हुआ है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे bcrypt.js का इंस्टॉल किया वो यहाँ पे शो हो रहा है, उसी तरह यहाँ पे क्लाउडिनरी शो हो रहा है और सारा कुकीज यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ कुकीज पार्सर शो हो रहा है। उसके बाद कंटेंट टाइप है जो भी यहाँ पे शो हो रहा है, .env यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो आप उसको एक्सप्लोर यहाँ पे, मतलब कि जो इसके अंदर npm इंस्टॉल करोगे ना वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये मेरा बैकएंड का जो सेटअप है ना वो कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर हम एक फोल्डर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, जैसे जिस तरह हम मतलब प्रोडक्शन पर फोल्डर क्रिएट करते हैं उसको हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले एक आपको src फोल्डर क्रिएट करना है और उसके बाद एक बाहर एक और फोल्डर क्रिएट करना है। src में नहीं, src नहीं, बैकएंड का जो फोल्डर है उसके बाहर एक और फोल्डर क्रिएट करना है। इसका नाम आप चाहो तो server.js रख सकते हो या आप index.js रख सकते हो। तो हमने server.js रखा बिकॉज हमको जावास्क्रिप्ट का यूज करना है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे app.js, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, पैकेज के अंदर जाएंगे और जो टाइप्स है ना मेरा कॉमन जेएस है तो इसको हटा के यहाँ पे हम सेट कर देंगे मॉड्यूल, ठीक है, क्योंकि हम इंपोर्ट वाला मेथड यूज करेंगे नॉट की रिक्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अब अपना एक्सप्रेस को, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेस को रिक्वायर किया
और देखो एक्सप्रेस को रिक्वायर करने के बाद एक ऐप क्रिएट करेंगे अपना, ठीक है। हमने ऐप को क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ से हम एक्सप्रेस को कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन कर लिए और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे क्योंकि हमको सर्वर इसके अंदर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले एक एक्सप्रेस का इंस्टेंस लिए, उसके बाद यहाँ पे हम अपना ऐप को स्टार्ट किया, उसके बाद इसके अंदर ऐप डॉट यूज कर दिया एक्सप्रेस डॉट जेसन, बिकॉज हमको जो भी डाटा मिलेगा वो एक जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक डमी मतलब कि मेरा जो सर्वर है ना उसको स्टार्ट किया, स्लैश पे जाके जब आप गेट करोगे तो ये आपका रिस्पॉन्स के अंदर मिलेगी। हम इसको यहाँ से ऐप को एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो मेरा सर्वर है इसके अंदर उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया और ऐप के नाम से हमको उसको एक्सपोर्ट किया था तो उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो लास्ट में आप क्या कीजिएगा, जेएस लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पोर्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहीं पे हार्ड कोड कर देते हैं पोर्ट को। जब आगे पढ़ेंगे एक काम करते हैं, हार्ड कोड करने से अच्छा है कि हम जो मेरा ये है ना बैकएंड फोल्डर, इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं .env। हमने इसके अंदर .env लगा दिया, उसके बाद अपना पोर्ट डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। 3000 पे मैं अभी बैकएंड सर्वर को चला रहे हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोसेस .env से मिल जाएगा। अब देखो इस फाइल के अंदर जो भी आप वेरिएबल डिफाइन किए हो उसको एक्सेस करने के लिए हमको .env वाला जो अभी हम इंस्टॉल किए ना एक npm पैकेज, उसको दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे .env को क्या करते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। हमने .env को इंपोर्ट करा लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, .env को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों ऐड किए ना तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इसका यही मतलब है कि जो .env में आपका जो भी वैल्यू है उसको अगर आपको किसी भी फाइल के अंदर एक्सेस करना है तो आपको ये 2 लाइन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको npm पैकेज .env को इंपोर्ट कराना पड़ेगा और उसका कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, ठीक है। हमने इतना किया, अब हमको सर्वर स्टार्ट करना था। ऐप डॉट लिसन होती है, इसके ऊपर पोर्ट इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अगर आपको ये पोर्ट मिला तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ से कोई पोर्ट मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप इसके ऊपर रन कर जाना, ठीक है। मतलब कोई एरर ना देना। तो हमने क्या किया कि ऐप डॉट लिसन कराया पोर्ट पे, अगर मेरा कोड यहाँ से चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो जब मेरा कोड रन हो जाएगा तो कंसोल के अंदर हम शो कराएंगे कि सर्वर आपका जो रन हो रहा है ना वो पोर्ट नंबर जो भी प्रोसेस डॉट एनबी के अंदर से आएगा वहाँ पे रन हो जाएगा, अदरवाइज 5000 पे रन हो जाएगा। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि क्लियर करेंगे। आप देखो npm स्टार्ट करेंगे, ठीक है। npm स्टार्ट करेंगे तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एरर आया, अभी ये एरर कार कर रहा है, उसको पहले समझते हैं। देखो हमने नोड इंडेक्स डॉट जेएस सेट किया था अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, डेव के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस लगाया और स्टार्ट के अंदर भी इंडेक्स डॉट जेएस ऐड किया, लेकिन हमने फाइल का नाम क्या दिया, सर्वर डॉट जेएस। तो इसलिए ये एरर आ गया, हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से क्लियर कर लेंगे। हमने यहाँ से क्लियर किया, देन अगेन स्टार्ट करेंगे। तो अब मेरा सर्वर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। किसके ऊपर, देख सकते हो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, बिकॉज इसलिए मेरा 3000 यहाँ पे डिफाइन है। इसको इंडेक्स सर्वर डॉट जेएस ने एक्सेस कर लिया, किसके थ्रू, .env.config के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर रहे थे। लोकल होस्ट 3000 पे जब इंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरा जो कोड का बैकएंड के अंदर कोड लिखने के लिए मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया। आगे हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मॉडल फोल्डर होती है, कंट्रोलर्स फोल्डर होती है, कॉन्फ़िग फोल्डर हो गया, राउट्स फोल्डर होती है। ये सब फोल्डर के बारे में हम आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके यहाँ से कोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमको फीचर्स क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स कर सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न रिएक्ट का यूज करेंगे, किसके लिए हुक होता है, हुक्स होता है मॉडर्न रिएक्ट के अंदर आ गया। फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में समझेंगे इसके अंदर। उसके बाद रेस्ट एपीआई कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मंगो डीबी डाटाबेस को इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके अंदर मॉडल्स कैसे क्रिएट होता है और मॉडल्स क्रिएट करने का जो बेस्ट वे है वो कैसे क्रिएट होता है, एरे के अंदर कैसे डाटा स्टोर होती है बैकएंड के अंदर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे फॉलो किया जाता है उसके बारे में भी अच्छे से हम फॉलो करते ही क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ से कर लिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू समझ लिए हमने,
टेक स्टैक के बारे में भी बात कर लिया, प्रोजेक्ट का सेटअप भी हम लोग कर लिए, उसके बाद की फीचर्स के बारे में भी बात कर लिए। एक लास्ट बटन बचा हुआ है जिसका नाम है गिटहब रेपो का सेटअप करना। अभी हम इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जो गिटहब का प्रोफाइल है उसको ओपन कर लिया। यहाँ पे हम एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। कुछ इस तरह हमने नाम दिया इसको। हम अभी के लिए क्या करते हैं कि पब्लिक ही रखते हैं और डिस्क्रिप्शन वगैरह में कुछ ऐड नहीं करते हैं, इसको क्रिएट कर दिए। देखो यहाँ पे हमने रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया और देखो अब रिपोजिटरी क्रिएट कर लिए, तो इसके ऊपर हमको जो कोड है ना उसको पुश करना है। तो उस कोड को पुश करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक जो मेरा प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है ना उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं गिट इग्नोर। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया जिसका नाम है गिट इग्नोर और इसके अंदर हम एक env को अपना पुश नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद हम नोड मॉड्यूल को पुश नहीं करना चाहते अपने मतलब कि प्रोडक्शन के ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे .env एग्जाम्पल। ठीक है, जो जो मेरा मतलब कि ये है ना यहाँ पे जो जो डिफाइन होगा उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। वैल्यू नहीं, सिर्फ जो हमको जैसे कि ये एक वेरिएबल है 3000 पे मेरा कोड पोर्ट नंबर डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करके इसके अंदर पोस्ट पुश कर दिए। ये मेरा गिटहब के ऊपर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा env फोल्डर गिटहब के ऊपर पब्लिश नहीं होना चाहिए और नोड मॉड्यूल्स भी गिटहब के ऊपर पब्लिश नहीं होना चाहिए। जो मेरा पैकेज डॉट जेसन है ना इसके अंदर आपका जो भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल किए थे और आपका पैकेज हो रहा वो वहाँ से आप npm आई करोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसी स्टेप को फॉलो करके पुश करते हैं। सबसे पहले हम बैकएंड से अपने रूट फोल्डर के अंदर आ जाते हैं cd डॉट करके, उसके बाद क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमको गिट इनिट करना है। तो गिट इनिट करेंगे तो आपको एक गिटहब रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगा इस रूट फोल्डर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे इसने सबसे पहला स्टेप बोला है कि गिट इनिट करना है, तो हमने गिट इनिट किया। उसके बाद हमको गिट ऐड करना है, तो गिट ऐड करेंगे तो ये पूरा कोड मेरा गिटहब के ऊपर पुश हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐड हो गया। देख सकते हो मेरा .env जो है वो पुश नहीं हो रहा, इसलिए वो थोड़ा सा इन सब से क्या हुआ मतलब कि अनहाईलाइट हो गया। उसी तरह .env हो गया। तो अब आपको चेक करना है कि जब मेरा गिट स्टेटस है वो कैसे चेक करेंगे, तो गिट स्टेटस करके आप चेक कर सकते हैं। तो हमने अभी फिलहाल गिट स्टेटस कर रहे हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे आपका ये फाइल ऐड हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे इसने बोला है कि चेंज टू कमिटेड। सबसे पहले आपको एक गिट इग्नोर फाइल ऐड हुआ, बैकएंड के अंदर से .env एग्जाम्पल फाइल ऐड हुआ, लॉक उसी तरह ये app.js और server.js ऐड हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये हो गया मेरा। उसके बाद आप यहाँ पे गिट कमिट कर सकते हो -m के अंदर सेटअप, हम इसका नाम देते हैं। तो हमने सेटअप करके इसको कमिट कर दिया, गिटहब के ऊपर कमिट हो गया। अभी पुश नहीं हुआ, तो पुश करने के लिए अगला आपको क्या करना है कि गिट ब्रांच देखना है आपको। तो अभी ब्रांच यहाँ पे देख सकते हो मास्टर के अंदर है। आपको अगर चेक करना है तो यहाँ से गिट ब्रांच करेंगे तो आपको चेक कर सके कि आपको मास्टर के ऊपर है, लेकिन हमको मेन करना है। तो आप क्या कर सकते हो, गिट यहाँ पे देख सकते हो क्या गिट ब्रांच करेंगे -m के अंदर मेन लगाएंगे, तो हमारा गिट ब्रांच m हो जाएगा। मतलब कि अब चेक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा ब्रांच के अंदर मेन आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो मेरा रेपो है ना इसको आपको रिमोट करना है, ये वाला को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस कमांड को कॉपी किया, इंटर करेंगे तो ये मेरा गिट का जो रिपोजिटरी है उसके ऊपर ये कोड रिमोट हो गया। अब एक लास्ट कमांड करके आप पुश कर सकते हो, तो गिट पुश मेन करना, क्योंकि आपका ब्रांच का नाम मेन है। तो आप इंटर करोगे तो ये आपका होल कोड गिटहब के ऊपर पुश हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ऑल कोड मेरा पुश हो गया, किसके ऊपर, मेन ब्रांच के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कोड बैकएंड के अंदर जो जो भी कोड हम लिखे थे वो यहाँ पे पुश हो गया, server.json src.env.example। ठीक है, अब देखो आपको हिस्ट्री देखना है तो आप क्या कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया। अभी हम इसको पुश किए हैं फिलहाल के लिए, तो दिखा रहे हैं आपको जैसे कि यहाँ पे अभी 1 मिनट पहले 1 कमिट पुश हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने गिटहब के ऊपर पुश कर दी। आपको ये जो लो लिंक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके या क्लोन कर सकते हैं। यहाँ से आप इस फोल्डर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और क्लोन भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं स्टेप यहाँ पे मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया और फ्यूचर वगैरह भी देख लिया। इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया कि जो जो डिस्कस किया, जैसे कि सबसे पहले ओवरव्यू समझा प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाने वाले हैं, उसके बाद कौन सा टेक स्टैक का यूज करके बनाएंगे, उसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के बारे में समझे और उसके बाद बैकएंड के अंदर हम सेटअप के बारे में समझे। ठीक है, उसके बाद की फीचर के बारे में समझे और नाउ उसके बाद गिटहब रेपो के ऊपर कैसे
कोड को पब्लिश किया जाता है उसके बारे में भी हम डिटेल समझे। आशा करते हैं कि यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। तो आपको अगर कंसेप्ट समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं जो मतलब कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं एंड टू एंड। और इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कहीं से भी लगा कि थोड़ा-सा डाउट या थोड़ा-सा गलत तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में सुधारने का कोशिश करेंगे। सो आपसे इजाज़त लेते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।